Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about an important derivation of electrochemistry, that is Nast equation. First of all, Nast equation. What is the Nast equation? Nast have a relationship in between electrode potential and concentration of electrolytes known as Nast equation. जो भी ये Nast equation है किस किस की मिड में रिलेशन बताता है, तो Nast equation have a relationship in between electrode potential, meaning एक तो electrode potential and concentration of electrolyte, meaning जो भी electrode potential और जो electrolyte की concentration के मिड में रिलेशनशिप होता है उसी को क्या बोलते हो आप? Nast equation बोलते हो। अब यहाँ पर देखिए Nast equation को अंडरस्टैंड करने के लिए अपन इसको डेराइव करते, और डेराइव करने के लिए अपन इसको क्या करेंगे, एक जो गैल्वेनिक सेल है और गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए। तो अपन सपोज करेंगे, कंसीडर करेंगे एक ऐसी रिएक्शन को जो कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। कौन से सेल में होगी? गैल्वेनिक सेल में। तो देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, लेट अस सपोज ए रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फॉलोइंग जनरल सेल रिएक्शन। एक आपके पास कॉमन जनरल क्या है, रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट ए एंड बी है और ये कन्वर्ट किस में हो रही है, प्रोडक्ट सी और डी में कन्वर्ट हो रही है। और जो स्मॉल ए बी सी और डी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसीलिए देखो ये वाला सिंबल कौन सा लगाया है रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है। और साथ में यहाँ पर आपके पास जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको मैंने किससे कंसीडर कर लिया, कैपिटल क्यू से। तो यहाँ पर क्यू का मीनिंग क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अदरवाइज रिएक्शन है कोफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अबाउट सेल रिएक्शन में बी गिवन एज देयर एक्टिव कंसंट्रेशन। यहां से कौन से रूल की हेल्प से, लॉ ऑफ मास एक्शन रूल की हेल्प से अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल क्यू से। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अदरवाइज रिएक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन से आपके पास, सी एंड डी, और यहाँ पर जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किसमें चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं। तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट देखिए कौन कौन से थे, प्रोडक्ट था आपके पास पहला वाला सी, और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, तो ये तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आप इसको क्या बना देना, पावर बना देना। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर कितना आ जाएगा, सी, और कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर कितना आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट देखिए, डिवाइड किससे करना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पर, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, तो इसको भी कंसंट्रेशन की टर्म में मेंशन कीजिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए था तो इसकी पावर बना दी डी, फिर क्या जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, स्मॉल बी था। तो यहाँ पर ये क्यू का मीनिंग क्या है, यहाँ पर क्यू क्या है आपके लिए, हियर क्यू इक्वल टू रिएक्शन कोफिशिएंट बोल सकते हो, अदरवाइज आप इसको बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया किसी भी गैल्वेनिक रिवर्सिबल सेल रिएक्शन के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, एक थर्मोडायनेमिक यहाँ पर रिलेशन होता है। थर्मोडायनेमिक रिलेशन है किस किस की मिड में होता है, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डायरेक्ट मैं मेंशन करता हूं, गिब्स फ्री एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा जी से। गिब्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड विद, गिब्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैपिटल क्यू से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज फॉलो,
किस टाइप से रिलेट रहता है गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। तो ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए। थर्मोडायनेमिक रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोड प्लस आर टी एल एन क्यू। तो ये वाली इक्वेशन को मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। और यहां से जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट किया ये वाली कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। तो डेल्टा जी मीनिंग जो गिब्स फ्री एनर्जी है इज रिलेटेड विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज फॉलो। किस टाइप से रिलेट करता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए इसी के अंदर, वी नो दैट व्हाट इज द गिब्स फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ये हो गई आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। और ये इक्वेशन आपने कैसे जनरेट की, इसको प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी। मीनिंग जो भी गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज होता है वही किसके इक्वल होता है, जो भी सेल के थ्रू किया गया इलेक्ट्रिकल वर्क के इक्वल होता है। और वी नो दैट व्हाट इज द वर्क, W इक्वल टू Q मल्टीप्लाई विद E। और यहां पर Q का मीनिंग क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको जब आप एक्सप्लेन करोगे कि n मोल इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर फ्लो हो रही है उस वाली कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NFE बन जाएगा। और यहां से जो आपके पास जो फॉर्मूला क्या बनेगा, NFE इक्वल टू डेल्टा जी नेगेटिव में। और यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE आ जाएगा। तो ये वाला जो अपन रिलेशन था, रिलेशन इन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो यहां से डेल्टा जी किसके इक्वल हो जाता है, आपके माइनस NFE के। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 मेंशन कर दिया। अब यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से क्या रिलेशन आ जाएगा, तो देखिए डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा यहां से, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, डेल्टा जी नोट की जगह मेंशन क्या कर दूंगा मैं, NFE नोट। तो यहां से देखिए किस टाइप से रिलेशन बनेगा, डेल्टा जी की जगह तो पुट कर दिया माइनस NFE। तो ये लीजिए माइनस NFE इक्वल टू डेल्टा जी नोट। तो यहां पर क्या जाएगा, माइनस NFE नोट। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेज है तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा सेल का वो भी कौन सा आ जाएगा, E नोड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए प्लस RT ln Q हो जाएगा। यहां से ये इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखिए आपको किस टाइप से इसको लर्न करना है। इक्वेशन जो 4 है इसको आपको डिवाइड करना है किससे, माइनस NF से। तो नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 इज डिवाइडेड बाई, इक्वेशन नंबर 4 इज डिवाइडेड बाई माइनस NF। अगर जो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है इसको किससे डिवाइड कर दीजिए, माइनस NF से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, माइनस NFE इक्वल टू माइनस NFE नोड प्लस RT ln Q। ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 4। इसको डिवाइड किससे करना है, माइनस NF से। तो ये लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया इसको माइनस NF से, माइनस NF। और यहां पर भी ये डिवाइड किससे हो जाएगा, माइनस NF से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप इसको सोल्व करोगे इस वाली इक्वेशन को, तो ये देखिए माइनस NF से तो क्या हो जाएगा, माइनस NF कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से भी माइनस NF से क्या हो गया, माइनस NF क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर रिमेनिंग पार्ट कौन सा रह जाएगा आपके पास, E इक्वल टू E नोट, E इक्वल टू E नोट प्लस, देखिए यहां से प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो यहां पर कौन सा सिंबल आ जाएगा, माइनस RT ln Q बाई NF। तो ये आपके पास इक्वेशन का जनरेशन हो जाएगा जहां पर क्या हो रहा है, E इक्वल टू E नोड माइनस RT ln Q बाई NF हो जाएगा।
यहाँ पर क्यू का मीनिंग क्या है आपके पास, क्यू का मीनिंग है यहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दीजिए, अदरवाइज रिएक्शन कोफिशिएंट बोल दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो भी आपकी ये पास वैल्यू है, आर का मीनिंग क्या है, ई का मीनिंग क्या है, ई नोड का मीनिंग क्या है, इसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद में इसकी वैल्यू अगर अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको कौन सी इक्वेशन है वो ऑब्टेन हो जाएगी, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ई इक्वल टू तो क्या हो जाएगा आपके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल या फिर सेल पोटेंशियल बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर देखिए मैं किस टाइप से मेंशन करूंगा, E इक्वल टू वेयर E इक्वल टू सेल पोटेंशियल, E इक्वल टू तो क्या हो गया आपके पास सेल पोटेंशियल। सेकंड देखिए ई नोड इक्वल टू नोड लग गया तो कौन सा हो गया स्टैंडर्ड, तो ये हो जाएगा आपके लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नोड इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट देखिए एन का मीनिंग हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का मीनिंग क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन, मीनिंग जो भी रिडॉक्स रिएक्शन और इसमें कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट वाला देखिए इसके बाद में कौन सा है आर, तो इसको यही पर मेंशन करता हूं मैं। आर इक्वल टू क्या होता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल सकते हो आप इसको। आर का मीनिंग क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी का मीनिंग क्या है यहाँ पर टेम्परेचर, और टेम्परेचर यहाँ पर आपको कितना मेंशन करना है 298 केल्विन टेम्परेचर। टी का मीनिंग क्या हो गया टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर कितना मेंशन करना है 298 केल्विन। फिर देखिए एफ, तो एफ का मीनिंग क्या होता है फैराडे कांस्टेंट, और एफ की जो वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलम होती है। एफ को क्या बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलम। टी टेम्परेचर है कितना मेंशन करना है 298 केल्विन। आर क्या आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और आर की जो एक्चुअल में जो वैल्यू कितनी होती है तो ये वैल्यू भी पता रखना 8.314। आर की वैल्यू कितनी है 8.314 जूल, यूनिट इंपोर्टेंट इसकी जूल डिवाइड बाई मोल केल्विन, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये इसकी यूनिट होती है जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये क्या होता है आपके यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। यहां से देखिए जो एल एन, ये एल एन किसके इक्वल होता है एक्चुअल में, नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। एल एन, तो एल एन इक्वल टू होता है आपके लॉग ऑन द बेस ऑफ 10। जब भी आपको एल एन को किस में कन्वर्ट करते हो आप लॉग ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है 2.303 से। तो ये जो एल एन जो लॉग ऑन द बेस ई होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका लॉग ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर यहाँ पर आप ये वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हो, आर की जगह तो आपको ये वाला गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है, टी की जगह टेम्परेचर की, एफ की जगह फैराडे कांस्टेंट की, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन है वो किस टाइप से चेंज हो जाती है। तो देखिए आगे इसको एक्सटेंड करता हूं मैं इक्वेशन को, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन किस टाइप से थी आपके पास E इक्वल टू ई नोट माइनस, यही तो इक्वेशन आपके लिए E इक्वल टू ई नोट माइनस। अब आर टी एल एन क्यू डिवाइड बाई एन एफ है, तो आर की जगह तो आर की वैल्यू पुट कीजिए, तो आर की वैल्यू कितनी है 298 केल्विन। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.314 आर टी हो गया एल एन के, तो यहां पर एल एन को कन्वर्ट कर लीजिए लॉग में, तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग ऑन द बेस 10, और यहां पर क्या आ जाएगा क्यू डिवाइड बाय, और डिवाइड किससे था एन एफ से डिवाइड था। एन का मीनिंग तो क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, और एफ की जगह कितनी वैल्यू पुट कर दोगे 96,500 कूलम। अगर आप इस वाले कैलकुलेशन को सोल्व करोगे टोटल को, तो आपके पास यहां से क्या कैलकुलेट होकर आएगा E इक्वल टू ई नोड माइनस E इक्वल टू ई नोड माइनस पॉइंट E इक्वल टू ई नोड माइनस 0.0591, कितना आ जाएगा E नोड माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास लॉग ऑन द बेस 10, और यहां पर क्या पुट कर दोगे आप क्यू।
तो ये वाली एक्चुअल में किसकी फॉर्म होती है आपके पास, ये फॉर्म होती है एक्चुअल में आपके पास नस्ट इक्वेशन है, तो उसका यही क्या होता है फॉर्मूला होता है। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑन द बेस 10 और क्यू। अगर आप क्यू की यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहते हो तो क्यू की आप क्या कर सकते हो वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब देखो एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या बन जाएगी, तो यहाँ पर देखो मैं क्यू की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑन द बेस 10 लॉग ऑन द बेस 10 और क्यू की जगह क्यू का मीनिंग क्या है रिएक्शन कोएफिशिएंट अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या वैल्यू थी आपके पास उसकी, ये लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, मीनिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। और इनका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उसको इसकी पावर बना दीजिए, तो ये लीजिए मैंने स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनकी पावर बना दिया। अब यहां पर अगर आप ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि जब भी आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इनकी जो एक्टिव कंसंट्रेशन है उसको अगर कितना कंसीडर कर लेते हो यूनिटी कंसीडर कर लेते हो, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्टिव कंसंट्रेशन आर यूनिटी, अगर इनकी एक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है यूनिटी होती है, तो यूनिटी पर आपको ये ध्यान रखना है। देखो ये वाला जो इक्वेशन है वो आगे किस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगी, यहां पर आपको एक रिलेशन बता देता हूं मैं, लॉग ऑन द बेस 10 अगर 1 हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। लॉग ऑन द बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो अगर यहाँ पर आपने इनकी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कितना कंसीडर कर लिया, यूनिटी कंसीडर कर लिया इनकी एक्टिव कंसंट्रेशन को, तो ये वाली कंप्लीट टर्मिनोलॉजी क्या बन जाएगी लॉग ऑन द बेस 10 और यहाँ पर क्या जाएगा 1 और लॉग ऑन द बेस 10 पर 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि टोटल टर्म में क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस वाली कंडीशन में E इक्वल टू किसके हो जाएगा E नोट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लास्ट के अंदर यही वाले पॉइंट है, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन इनटू देयर यूनिट एक्टिव कंसंट्रेशन, द सेल पोटेंशियल इज नॉन एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने एक्टिव कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की यूनिटी कंसीडर कर ली तो उस वाली कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल है वही आपका क्या होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। तो इसी वाली इक्वेशन से ये सोल्व किया है। यहाँ पर जैसे आप 1 पुट करोगे तो लॉग ऑन द बेस 10 पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये टोटल टर्म क्या बन जाएगी 0, तो E इक्वल टू किसके हो जाएगा E नोट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है इनकी एक्टिव कंसंट्रेशन को कितना कंसीडर करोगे यूनिटी कंसीडर करोगे। यही मेंशन किया है, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन इनटू देयर यूनिट एक्टिव कंसंट्रेशन, द सेल पोटेंशियल इज नॉन एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये होती है आपके पास नस्ट इक्वेशन होती है, किस टाइप से इसको डेराइव करना है और यहाँ से जो न्यूमेरिकल बनती है तो ये वाली न्यूमेरिकल इस वाली इक्वेशन से सोल्व होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्यू का मीनिंग क्या है रिएक्शन कोएफिशिएंट है, किस टाइप से सोल्व करना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब देखिए इस वाली इक्वेशन को जो नस्ट इक्वेशन है अपन इसका क्या करते हैं इंप्लीकेशन पढ़ेंगे किस पर गैल्वेनिक सेल पर। तो यहाँ पर देखिए गैल्वेनिक सेल में किस टाइप से आप नस्ट इक्वेशन है उसको इजीली क्या कर सकते हो इंप्लीकेशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट अपने लिए क्या हो जाएगा इंप्लीकेशन ऑफ, ये देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा अपने लिए implication of nust equation, implication of nust equation on galvanic cell, डेनियल सेल बोल दीजिए अदरवाइज गैल्वेनिक सेल बोल दीजिए, थिंग्स सिमिलर है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इंप्लीकेशन करना है किसका नस्ट इक्वेशन का, किस पर आपको डेनियल सेल पर। तो अपन को पहले से पता है कि डेनियल सेल के अंदर जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड थे और वहां पर किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होती थी, एनोड का वर्क करता था जिंक और कैथोड का वर्क करता था कॉपर। एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस वेयर एज एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस। और जो ओवरऑल रिएक्शन थी आपके पास किस टाइप से ओवरऑल रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास ये थी जिंक सॉलिड प्लस
कॉपर +2, ये कौन से में था, एक्वस सॉल्यूशन में। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल मेंशन कर दिया। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था क्योंकि जिंक किसका वर्क कर रहा था, एनोड का, तो Zn कन्वर्ट किसमें हो रहा था, जिंक +2 में, और साथ में कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो कॉपर +2 किसमें कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर सॉलिड में। अगर आपको इस वाली रिएक्शन का रिएक्शन कोफिशिएंट अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना हो तो क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन सा आ गया आपके पास, Zn+2, तो ये लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के अंदर कौन कौन है, ये लीजिए जिंक, और कंसंट्रेशन ऑफ किसका आ जाएगा, कॉपर +2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाली रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखने की, आपके पास जो प्योर सॉलिड और साथ में जो प्योर लिक्विड है उसके लिए एक्टिव कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, यूनिटी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगाकर मेंशन करता हूं मैं। फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, अगर आपके पास प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है, फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, एक्टिव कंसंट्रेशन इनके लिए जो एक्टिव कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन अगर आपको कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर प्योर सॉलिड है अदरवाइज प्योर लिक्विड है तो उसके लिए एक्टिव कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से देखिए Q की वैल्यू आपके लिए अब क्या बन जाएगी, Q इक्वल टू, यहां पर तो क्या आ जाएगा आपकी कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइड बाय, और यहां पर देखिए आपके पास कॉपर तो किसमें, सॉलिड में, तो सॉलिड के लिए तो कितना हो गया, यूनिटी हो गया। तो यहां पर मेंशन कर सकता हूं मैं, जिंक है ये सॉलिड में और कॉपर भी किसमें था आपके पास, सॉलिड में। तो प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए एक्टिव कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1, तो यहां पर 1 और यहां पर 1, तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। तो अगर आप इस वाली वैल्यू को पुट कर दोगे नेक्स्ट इक्वेशन में, तो आपको कौन सी इक्वेशन यहां पर ऑब्टेन होगी, तो ये देखिए यहां पर आपको ये इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी, E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n, और यहां पर क्या बन जाएगा, log ऑन द बेस 10, और Q की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया आपने, Zn+2, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। तो ये वाली इक्वेशन आपके लिए क्या हो जाएगी, इजीली यहां से फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग देखिए यहां से, तो ये हो गया इसका इंप्लीकेशन पार्ट हो गया। जो नेक्स्ट इक्वेशन आप उसको किस टाइप से इंप्लीकेट कर सकते हो, गैल्वेनिक अदरवाइज डेनियल सेल पर। अब यहां पर अगर मैं इसको और आपको इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कराऊं तो यहां पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग ऑन द बेस 10, और यहां पर देखो जिंक था वो किसका वर्क कर रहा था, एनोड का, और कॉपर किसका वर्क कर रहा था, कैथोड का। तो मैं इसको सिंपल टाइप में इस टाइप से लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए कैथोड, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए कैथोड। इस टाइप से भी आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपकी किसके लिए, डेनियल सेल के लिए। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेनियल सेल में एन की वैल्यू कितनी होती थी आपके पास, 2 होती थी। जो भी डेनियल सेल है उस वाले डेनियल सेल में आपके लिए जो एन की वैल्यू कितनी थी, 2, मीनिंग जो भी रिडॉक्स रिएक्शन थी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कितने कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, पार्टिसिपेशन हो रहा था। तो आप यहाँ पर इसको भी मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर एन की जगह कितनी वैल्यू पुट कर सकते हो, डेनियल सेल आप पर्टिकुलर बोल दिया, तो डेनियल सेल के केस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते, पार्टिसिपेट करते। तो ये हो जाएगा यहाँ से आपके लिए इक्वेशन, किसके लिए इंप्लीकेट कर दिया आपने इसको, डेनियल सेल के लिए। तो यहां पर आकर ये वाला जो आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन किस टाइप से डेराइव करते हो, नेक्स्ट इक्वेशन है किस किस के मिड में रिलेशन है वो बताता है, और साथ में जो डेनियल सेल के ऊपर किस टाइप से आप इस वाली नेक्स्ट इक्वेशन का इंप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहां पर देखो अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन गया। सेकेंड वाला फॉर्मूला देखिए,
सेकेंड वाला फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, E इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई, अब देखो यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैं इसको डिफरेंट कंसिडर कर लेता हूं, क्योंकि जो भी आपके डीएनएल सेल था उसके अंदर तो क्या थे 2 इलेक्ट्रॉन थे, मीनिंग जिंक का वो 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा था, और जो कॉपर +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। तो यहां पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है, सेम आता है, मीनिंग अगर रिडॉक्स रिएक्शन में एनोड और कैथोड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, log ऑन द बेस 10 एनोड बाई कैथोड होता है। लेकिन अब की बार मान लीजिए मैंने ये कंसीडर किया कि जो एनोड है वो तो कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है, x का, और जो कैथोड है वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, y का। तो यहां पर n की जगह मीनिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा आपका, x मल्टीप्लाई विद y बन जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, log ऑन द बेस 10, फॉर्मूला यही रहेगा, मीनिंग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो भी आपका एनोड है इसका आपको पावर को इसकी बनानी है कैथोड की, और जो कैथोड है इसको आपको पावर की, इसके ऊपर पावर कौन सी मेंशन करनी है, एनोड की। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा वो एनोड के लिए, जो मैंने नेक्स्ट वाले में मूव किया तो ये वाला कौन सा, कैथोड के लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, log ऑन द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो यहाँ पर एनोड की पावर कौन से चार्ज को बनानी है आपको, कैथोड के चार्ज की, और कैथोड पर चार्ज कितना, y, तो यहाँ पर पावर कितना आ जाएगी, y आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कैथोड, तो कैथोड पर पावर किसको बनाओगे आप, एनोड की, तो एनोड का चार्ज कितना है, x है। तो ये वाली इक्वेशन भी आपको डायरेक्ट यूज में ले सकते हो, कब, जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रॉब्लम सोल्व होती है कि मीनिंग जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, तो उस वाली कंडीशन में तो आपको ये वाली इक्वेशन काम में लेनी, मीनिंग कोई भी पावर नहीं लगानी है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है, डिफरेंट आता है, तो आप उस वाली कंडीशन में क्या करते हो, उस वाली कंडीशन में आपको कैथोड और एनोडिक चार्ज को मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पहले से पता है कि गैल्वेनिक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, लेकिन इसको मैं जनरल वे में मेंशन कर देता हूँ, n मेंशन कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ पर x और y का मीनिंग क्या है ये अंडरस्टैंड कीजिए। तो y का मीनिंग तो क्या हो गया, आपके पास कैथोडिक चार्ज, और आपके पास x का मीनिंग क्या हो गया, एनोडिक चार्ज। तो ये यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। y का मीनिंग तो क्या है आपके ऊपर, कैथोडिक चार्ज, जो कैथोड पर चार्ज है उसको मेंशन करा, तो ये तो हो गया आपके पास कैथोडिक चार्ज। और x का मीनिंग क्या है आपके पास, x का मीनिंग है एनोडिक चार्ज, x का मीनिंग क्या हो जाएगा, एनोडिक चार्ज। तो ये आपको डायरेक्ट मैंने मेंशन करवा दिया कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, कैथोड और एनोड पर अगर चार्ज इक्वल है, तो उस वाली कंडीशन में क्या जाएगा, log ऑन द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। लेकिन मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो उस वाली कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई, मीनिंग x मल्टीप्लाई क्या हो गया, y हो गया। और फॉर्मूला सेम रहेगा, log ऑन द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। लेकिन आपको ये ध्यान रखना को एनोड है ना, तो इसकी पावर क्या बनानी है आपको, जो आपके पास कैथोडिक चार्ज है उसको पावर बना देना है। तो कैथोडिक चार्ज को एनोड की पावर बना दी, और कैथोड की पावर क्या बना दो, क्या, एनोड के चार्ज को, तो मीनिंग जो भी एनोडिक चार्ज उसको क्या बना दोगे आप, कैथोड की पावर बना दोगे। तो इस टाइप से आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो डायरेक्टली सोल्व हो जाते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।